आरपीएससी के जो पेपर अपन सॉल्व कर रहे हैं उसमें आज पेपर सॉल्व करेंगे। स्कूल लेक्चरर का पेपर है जो पिछले साल 11वें महीने में 17 तारीख को हुआ था, संस्कृत विभाग का स्कूल लेक्चरर का। इसमें जो प्रश्न हैं वो मिक्स हैं। स्कूल लेक्चर का जो फर्स्ट पेपर है ना, वो प्रश्न है, वो पेपर है ये। इसमें राजस्थान का जीके भी है, थोड़ा इंडिया जीके भी आएगा, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, थोड़ा वो साइको आता है उनका, वो भी इसमें शामिल है। तो अपन मेन फोकस है वो जीके पे रखेंगे। मैथ के क्वेश्चन हैं वो कैलकुलेशन वाले हैं, मैथ मुझे आती नहीं। रीजनिंग कर लेंगे, हो जाएगी रीजनिंग। इंग्लिश हो जाएगी। मेन फोकस अपना अपना जो टारगेट है वो जीके का है, ठीक है। जीके के बड़े क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। आरपीएससी ने अपना ट्रेंड और पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले जो सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे वैसे प्रश्न आजकल नहीं आ रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखो, आपको अगर याद होगा तो मैंने पिछला जो पेपर व्याख्या सहित करवाया था उसमें मैंने जयपुर प्रजामंडल का एक प्रश्न आया था कि जयपुर प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। उस दौरान मैंने जयपुर प्रजामंडल के बारे में जो बेसिक था वो पूरा करवाया था। उस बेसिक से ये प्रश्न आ रहा है। मैं जिन जिन की व्याख्या कर रहा हूं प्रश्न अक्सर वहीं से आएंगे। यदि ये पुराना पेपर है, ये पेपर पुराना है, लेकिन जो पेपर अपने हल किया था वो उससे भी पुराना था। वो पिछले साल 2024 में 6-7 महीने हुआ था, ये 11 महीने में। प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किसके मध्य हुआ था। ये पता है, मैंने बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जयपुर का जो प्रधानमंत्री है मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री जो जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं, उनके बीच में ये समझौता हुआ था। समझौता ये हुआ था कि जयपुर का जो प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। काफी कुछ शर्तों के साथ ये समझौता हुआ था, जिसका फिर बाद में विरोध किया गया था। बाबा हरिश्चंद्र ने विरोध किया था और विरोध करने पर उन्होंने एक अलग संगठन बनाया था जिसका नाम था आजाद मोर्चा, ठीक है। बाकी जमनालाल बजाज या जयपुर महाराजा, ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखो, लोग देवी देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सही कथन छांटना है। लोग देवी देवताओं के संबंध में सही कथन छांटना है आपको। विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि हम किसी लोक देवता के पास जाते हैं तो विश्वास के आधार पर ही जाते हैं। वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने का समर्थ रखते हैं। लोग देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं। सत्य कथन छांटना है। कौन सा दो कथन है सही है। ये सही है, पहला और दूसरा, ये दोनों सही है। नहीं देते हैं, नहीं, ये क्या कह रहे हैं, देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते हैं, देते हैं, तो ये नहीं देते हैं, तो ये कथन गलत है। ये कथन देखो, अगर यूं करते हैं ना, ये नहीं को काट दो तो ये हो गया देते हैं, तो ये कथन सही हो जाता, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ये नहीं देते हैं, इसलिए ये कथन गलत हो गया। कथन वैसे लोग देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति का तरीका बताते हैं, है ना। मोक्ष की बात करते हैं ना, गुरु कृपा से, हरि नाम स्मरण से, ब्रह्म स्मरण से, राम के स्मरण से। तो उसका उत्तर होगा ए और बी। अपन ने किया है लोक देवी देवता में ये। अब ये देखो, ये फिर मैंने डिस्कस किया था चित्रकला में, मतीराम की रसराज पुस्तक का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है कि किस चित्र शैली में मतीराम की जो किताब है रसराज, उसका चित्रांकन किस शैली में हुआ है। अब सुनो, चित्रकला अपन
किया था। तो रसराज की जो पुस्तक है, सॉरी मतीराम जी की पुस्तक है रसराज, वो बूंदी शैली में भी है और जोधपुर शैली में भी है। बूंदी शैली और जोधपुर शैली में भी है। ये अलवर, जयपुर और बीकानेर नहीं है, जोधपुर शैली में है। और जोधपुर के राजा मान सिंह या मान सिंह के काल में रसराज पर छोटे छोटे 63 चित्र बने, और ये सारे के सारे जो चित्र हैं वो महामंदिर या नाथ संप्रदाय के मठ की दीवारों पर है, मठ की दीवारों पर है। ये जोधपुर में इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, ये प्रश्न कई बार आता है। ये देखो रीजनिंग का प्रश्न आ गया। एक फोटो की तरफ लड़की की ओर इंगित करते हुए महेश कहता है, एक फोटो लगा हुआ है दीवार के ऊपर और सामने महेश खड़ा है, और महेश उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि जो फोटो है ना, इसकी माता का भाई, इस फोटो जो दीवार के ऊपर फोटो लगा हुआ है, इसकी माता का भाई, उस लड़की की माता का भाई मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। तो पुत्र इकलौता हो गया, और ये जो लड़का है ये इस इकलौते पुत्र का बेटा है, और इसकी माता का भाई तो लड़की की माता महेश के किस प्रकार संबंधित है? लड़की की माता, इसकी माता का भाई, लड़की की माँ का भाई मेरे दादा का इकलौता बेटा है। बुआ हो गई, कौन हो गई? बुआ। फिर रीजनिंग का प्रश्न है, देखो, यदि सितंबर का तीसरा दिन रविवार है, यानी ये प्रश्न है वो सारे के सारे कैलकुलेशन वाले प्रश्न हैं, ध्यान रखना। सितंबर का तीसरा दिन शनिवार है, तो अगले माह का अंतिम दिन क्या होगा? तो अगर शनिवार है तो सितंबर अगले माह का, तो सितंबर अगले माह का अंतिम दिन, तो सितंबर कौन से महीने का हुआ, कितने दिन का हुआ? यानी अगर शनिवार है तो आगे रविवार आएगा, लेकिन एक दिन बढ़ जा रहा है तो इसलिए सोमवार होगा। कौन सा होगा? सोमवार, मंडे होगा। गणितीय समीकरण को सही करने के लिए दो चिन्हों को परस्पर बदलने की आवश्यकता है, यानी इसमें आपस में बदलाव करना है, इसमें आपस में बदलाव करना है। तो बदलाव करोगे तो बदलाव करने पर ये बदलाव होंगे, ये बदलाव होंगे, आपस में बदलोगे तो प्लस और गुणा का निशान आएगा। ये कैलकुलेशन वाले हैं, वैसे मेरा रीजनिंग से कोई संबंध नहीं है, गणित का तो दूर से रिश्ता नहीं है, मेरा दूर का रिश्ता भी नहीं, मेरे गणित से कोई लेना देना नहीं है। रीजनिंग कर लेते हैं। ये एक प्रश्न है कि निम्न समंग 90 व्यक्तियों की प्रतिदिन आय से संबंधित है। इसमें टोटल 90 व्यक्ति है, इसमें टोटल 90 व्यक्ति है, 29, 16, 8 और 37। और नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए, प्रश्न ये दिया हुआ है कि कितने प्रतिशत व्यक्तियों की प्रतिदिन आय 1500 या उससे अधिक है। तो देखो, ये तो हो गए व्यक्ति और ये हो गई आय। 1500 वाला ये ग्रुप है, 1500 और 1500 से अधिक वाला ये ग्रुप है। तो 1500 से 1999 की आय वाले 8 व्यक्ति हैं, और 2000 से लेकर 2499 रुपये तक 37 व्यक्ति है। टोटल दोनों को करेंगे तो 49 होंगे, 49 होंगे। इसमें 49 कोई है ही नहीं, निकटतम उत्तर है वो 50 है। निकटतम उत्तर क्या है? 50 है। 8वां प्रश्न देखो, समांतर माध्यिका है, समांतर माध्यिका है 8वां प्रश्न। देख लो, पढ़ लो इसको। वैसे मैं ये हल नहीं करवा रहा हूँ, मैं केवल उत्तर बता रहा हूँ, बाकी हल नहीं करवाऊंगा। समांतर माध्यम, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। माध्यम का है ये, मीन मोड मीडियम का है ये, तो इसका उत्तर ये होगा M2। देखो रीजनिंग में क्या होता है कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर रीजनिंग और मैथ में
विशेषकर रीजनिंग में कई बार प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। तो आपको जो स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, वो थोड़ा ध्यान रहे कि सीधे सीधे प्रश्न हल नहीं हो तो कम से कम एक बार पुराने पेपर हैं जो मैं हल करवाऊंगा। मैं अभी एक सीरीज चलाऊंगा पूरी की पूरी जिसमें पुराने पेपर ही हल करवाऊंगा। प्रथम 12 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? यानी प्रथम 12, 1 से लेकर 12 तक अभाज्य संख्याओं का माध्यम क्या, माध्यिका क्या होगी? मीडियम क्या होगा इसका? मीन मोड मीडियम होते हैं ना, तो उसका माध्यिका क्या होगी? ठीक है, ये कैलकुलेशन करोगे ना, प्रथम 12 अभाज्य संख्या यानी 1 से लेकर आगे चलना है और 12 अभाज्य संख्याओं का निकालना है, तो वो 15 आएगा। कितना आएगा? 15। ये भारी भरकम गणित के प्रश्न है जो मैं तो देखता ही मेरा जी घबराने लगता है बुरी तरह से, क्योंकि गणित का मेरा दूर से ही रिश्ता नहीं है, निकट रिश्ता तो अलग की बात है, दूर का रिश्ता नहीं है। इसका ये उत्तर होगा 3/7 है। मैं हल नहीं करवाऊंगा, मुझे नहीं पता इनके उत्तर क्या है, उनको कैलकुलेशन कैसे होते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने मैथ का कोई पेपर नहीं दिया, जिंदगी में कभी मैथ का पेपर नहीं दिया। यदि ये फिर प्रश्न है, गणित का प्रश्न है, इसका उत्तर जरूर बता दूंगा मैं। ये -1/3, 4 इसका उत्तर होगा। युगपत समीकरण है, युगपत समीकरण में ये दे रखा है और उसका टोटल विपरीत चिन्हों के बराबर होगा, ये उसका उत्तर होगा। इसका होगा 16 उत्तर होगा। अब जिनको गणित आती है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये रीजनिंग का है, घन घनाभ का प्रश्न है। खोखला वर्गाकार पाइप लोहे से बनाया गया है। आंतरिक वर्ग की भुजा 5 सेमी और पाइप की लंबाई 8 सेमी है। यदि पाइप में प्रयुक्त होने वाले लोहे का आयतन 192 सेंटीमीटर क्यूब है तो पाइप की मोटाई कितनी होगी? तो पाइप की मोटाई बतानी है आपको, मोटाई बतानी है तो फिर इसका जो भी है क्यूब वगैरह निकालना पड़ेगा। तो पाइप की मोटाई बता रहे हैं 1 सेंटीमीटर। इसका फिर 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेमी व्यास के एक ठोस बेलन के आधार का प्रयोग करके 4 सेमी ऊंचाई और 3 सेमी त्रिज्या वाला एक शंकु काटा जाता है। तो शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? उसका शंकु काटा और उसके बाद उसका क्षेत्रफल पूछा, तो 374 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, पाई सेमी स्क्वायर होगा। इसमें से कौन सा है वो? इल प्रत्यय नहीं लगा। देखो फेनिल, शामिल, इसमें भी इल है, ठीक है। जटिल है। तुंदिल, तुंद यानी पेट, तुंदिल, इसमें भी इल है। तो सब में इल है? नहीं। देखो ये प्रत्यय एक तरह से संधि विच्छेद होता है, तो आप इसको कोई शब्द है उसके 2 टुकड़े करोगे तो उनका कोई न कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो शामिल का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो जो शामिल शब्द है वो इल प्रत्यय से निर्मित नहीं है। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। द्विज का अर्थ होता है 2 बार जन्म लेने वाला। तो ब्राह्मण 2 बार जन्म लेता है, एक बार माँ की कोख से और दूसरी बार जब उसका यज्ञोपवीत होता है तब। पक्षी भी 2 बार जन्म होता है, एक अंडा बाहर निकलता है पक्षी से और फिर अंडे से फिर वो बच्चा बाहर निकलता है। हाथी, दांत भी 2 बार होते हैं, 2 बार आते हैं, 2 बार, जो दूध के दांत और जो दूसरे दांत होते हैं, दूध के दांत और बाद में जो दांत आते हैं वो एक बार गिरते हैं, दोबारा आते हैं। तो इसमें दांत हैं, हाथी है वो द्विज नहीं है, हाथी 2 बार जन्म नहीं लेता है। तो कहोगे कि इंसान भी तो है, लेकिन ब्राह्मण की बात कर, इंसान की बात नहीं की जा रही, ब्राह्मण की बात की जा रही है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है?
महात्म्य, देखो सामान्यतः अपन जब बोलते हैं तो महात्म्य बोलते हैं, जबकि ये शब्द गलत है बोलने में, लिखने में भी गलत है। महात्म्य नहीं होता है, महात्म्य होता है। निरोग ये सही है, शुद्ध है, निरोग शुद्ध है। अहल्या भी शुद्ध है, अपन अहिल्या बोल लेते हैं, जबकि अहिल्या नहीं होता है। जैसे अहिल्या नहीं होता है, ठीक वैसे ही द्वारिका भी नहीं होता है, द्वारका होता है, अहल्या होता है। अंतर ध्यान, अब देखो ये जो र वाली मात्रा वाली जो प्रश्न आते हैं, ये अशुद्धि बड़ी टेंशन देती है स्टूडेंट को। मैं आपको एक देसी तरीका बताता हूँ कि ऐसे जो र की मात्रा ऊपर आती है, उन र वाले मात्रा वाले प्रश्नों को कैसे हल करें। तो आप कोई भी ऐसे ऊपर जो र लिखा हुआ होता है, ऊपर जो र लिखा हुआ होता है, उसको आप एक लेमैन लैंग्वेज में लिख लो। जैसे अंतर ध्यान, तो मैंने ऐसे लिख लिया अंतर ध्यान। अंतर ध्यान, ध्यान नहीं है, अंतर ध्यान है। अब क्या है, जहां लिखा गया है ये र, जहां र लिखा गया है उसको आगे वाले शब्द पर लिख दो, ये शुद्ध हो जाएगा। तो यहां कहां लिखा हुआ है अंतर ध्यान, त के ऊपर लिखा है, तो ये अरंत ध्यान हो गया, इसलिए अशुद्ध ये है। करंट का प्रश्न है, हाल ही में भारत के वित्त मंत्री के द्वारा एनपीएस वात्सल्य योजना प्रारंभ की गई, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य योजना शुरू की गई है। देखो एनपीएस ये किसके लिए है, माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना, ये इसका उत्तर सही होगा। एनपीएस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। पूछ सकते हैं क्या करना है, जो माता पिता अभिभावक हैं वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ पैसे निवेश कर सकते हैं एनपीएस योजना के, वो बच्चों के लिए वात्सल्य योजना है, एनपीएस वात्सल्य योजना। हाल ही में उड़ीसा में प्रारंभ की गई सुभद्रा योजना, ये उड़ीसा की योजना पूछ ली। देखो वैसे अब आरपीएससी फ्री है कुछ भी पूछने के लिए, लेकिन अब उड़ीसा की योजना है, राजस्थान से क्या संदर्भ में है, कोई संबंध नहीं है राजस्थान का। प्रश्न ऐसा होना चाहिए या तो राजस्थान का हो या पूरे राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। उड़ीसा का पूछ लिया, जिसमें 21 से 60 आयु वर्ग के सभी पात्र लाभार्थियों को 2024-25 से लेकर 28-29 के बीच में 5 वर्ष की अवधि के लिए कितनी राशि मिलेगी, तो उसके लिए 50,000 राशि मिलेगी सुभद्रा योजना के अंतर्गत, सुभद्रा योजना के अंतर्गत। 2024 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सबसे बड़ा योगदान किसका होगा। सीधी सी बात है, बिना आप आंख बंद करके इसका उत्तर दे सकते हो, सौर ऊर्जा का होगा। किसका होगा, सौर ऊर्जा का होगा। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक दोहरे इंजन के रूप में हाल ही में राजस्थान सरकार ने चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति अपनाई। चिकित्सा मूल्य के लिए हिल इन राजस्थान, ये जो भारत का राजस्थान का जनसंपर्क सूचना विभाग की जो साइट है उसके पूरा बैनर आया था इसका, हिल इन राजस्थान 2024। हाल ही में अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी विभाग ने विमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके सहयोग से किया। ये ध्यान हो तो मैंने एक बार आपको ग्रुप में पोस्टर भेजा था, इसका पोस्टर भेजा था कि किसके बीच में किया गया है, ध्यान नहीं दिया आपने इसका। ब्रिटिश काउंसिल के द्वारा, ब्रिटिश काउंसिल के साथ। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह
EOS 08 के प्रक्षेपण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उनके संबंध में सही विकल्प चुनें। इसे SSLV D3 के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से लॉन्च किया गया, एक कथन। दूसरा, EOS 8 में 2 पेलोड ले जाता है। सी, तीसरा ऑप्शन है कथन है, तीनों कथन है। EOS 8 में X बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है। ये तीसरा जो कथन है वो गलत है। कथन ए और कथन बी दोनों सही है। देखो, जितने भी उपग्रह छोड़े जाएंगे वो अधिकांश सतीश धवन हरिकोटा से छोड़े जाएंगे, ये अंडरस्टूड है। और इसमें 2 पेलोड ले जाने की है, न कि एक्स बैंड डेटा ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो ए और बी, किंतु सी असत्य है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? अब क्या है? केंद्रीय मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय WASH सम्मेलन का आयोजन किया। किसके द्वारा किया गया? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, ये नोट कर लो चाहे। ये पुराना करंट नहीं है, 6 महीने पुराना करंट है। साल भर का करंट तो पूछते ही है, 6 महीने पुराना ही करंट है ये। परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? परमाणु ऊर्जा विभाग कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर में के द्वारा किया गया। अब ये जो कॉन्क्लेव आयोजन किया गया ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि जो राष्ट्रीय विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान है वो भुवनेश्वर में है। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान है वो भुवनेश्वर में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारत के माननीय जो राष्ट्रपति महोदय हैं को निम्न में से किन देशों ने उनके सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। फिजी के द्वारा किया गया और तिमोर लेस्ते के द्वारा किया गया, यानी ए और सी के द्वारा किया गया, न्यूजीलैंड के द्वारा नहीं किया गया। करंट का है, इंपॉर्टेंट है, 6 महीना पुराना करंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के किस भार वर्ग में अमन शेरावत ने कांस्य पदक जीता? तो अब कुश्ती में, पेरिस ओलंपिक में कुश्ती में अमन शेरावत ने कांस्य जीता। तो जो आप लिस्ट देखोगे तो उसमें नाम है इनका, अमन शेरावत का, और 57 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने ये कांस्य पदक जीता था। याद रखना, ये अगला जब ओलंपिक होगा तब तक ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब है साइंस का। निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा? सुक्रोज का, Ca2 के 2 मोल का, CaCO3 के 2 मोल का, H2A के 10 मोल का, CaCO3 के 2 मोल का भार है वो सबसे अधिक होगा। निम्नलिखित में यौगिक में से किसमें -OH एक क्रियात्मक समूह है? OH ब्यूटेनॉल होता है, OH है वो ब्यूटेनॉल होता है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम का कथन है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर व विपरीत होती है। बिल्कुल सही है। तो कथन कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? देखो, समान पिंड पर लगती है, किस पे लगती है?
दो भिन्न पिंड, समान पिंड नहीं, दो भिन्न पिंडों पर लगती है जो परस्पर अन्योन्य अन्योन्य क्रिया करते हैं उन पे लगती है। पादपों में वृद्धि संदमन वाला हार्मोन कौन सा है, यानी पादप हार्मोन कौन सा है जो पादप में वृद्धि का दमन करते हैं। एब्सिसिक अम्ल इंपॉर्टेंट है। देखो ये प्रश्न सीधे सीधे आएंगे कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में ये प्रश्न है वो सीधे सीधे आने हैं। कौन प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के द्वारा संरक्षण के उद्देश्य से वर्गीकृत पौधों और जानवरों को संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में संबंधित नहीं है? कौन से संकटग्रस्त में शामिल नहीं किया गया? संकटग्रस्त में कौन शामिल नहीं होगा? जो विलुप्त हो गए हैं। तो विलुप्त है वो संकटग्रस्त में कौन सा? जैसे लुप्त प्राय प्रजातियां जो लुप्त होने के एकदम खत्म हो चुकी है लेकिन है लुप्त प्राय, सुभेद्य और दुर्लभ, ये सारी की सारी संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल करते हैं इनको अलग अलग रेड डाटा बुक में। अब है वो वापस जीके का आगे प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का है, निम्न में से किस निर्णय में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीट होगा आने वाले एग्जाम में। जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, बताओ। भाग नहीं है ये पूछा है। देखो सज्जन सिंह के मामले में कहा भाग है, गोलकनाथ के बाद में कहा भाग है, भारती चंद्र के भाग हैं, बेरूबारी के मामले में कहा कि वो भाग नहीं है, भाग नहीं है बेरूबारी के मामले में, ध्यान रखना। ये सारे के सारे प्रस्तावना सही है, सज्जन सिंह है, केशवानंद भारती है, गोलकनाथ हैं, ये सारे के सारे इसके प्रस्तावना के संबंध में ही है। निम्न में से जो प्रधानमंत्री हैं उनका दे रखा है कि भारत के प्रधानमंत्री का कौन सा समूह 1952 के बाद कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा। दो के तीन के समूह दे रखे हैं, उसमें कहा कि कौन सा एक ऐसा समूह है जो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लाल बहादुर शास्त्री, VP सिंह, गुजराल, मनमोहन सिंह हमेशा राज्यसभा से रहे, लोकसभा में कभी नहीं जीत पाए। देवगौड़ा और मनमोहन सिंह ये हो गया, छटनी हो गई। लाल बहादुर शास्त्री और VP सिंह ये हो गए, दोनों राज्यसभा के सदस्य रहे। इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी ये हमारे जो एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और नरेंद्र दामोदर मोदी जी हैं, वो कभी भी राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे, हमेशा लोकसभा से ही निर्वाचित हुए हैं। संसदीय समिति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत छांटना है। देखो अपने संसदीय समितियां सारी की है, बताओ देखें। गलत कथन बताना है, गलत कथन है। संसदीय समिति का अर्थ है सदन द्वारा नियुक्त अथवा चुनी गई अथवा अध्यक्ष द्वारा नामित समिति, बिल्कुल सही है। संसदीय सदस्य का मतलब है संसद के जो सदस्य होते हैं उन्हीं सदस्यों में से समिति नियुक्त होती है या निर्वाचित होती है। संसदीय समितियां अध्यक्ष के निर्देशन में काम करती हैं, बिल्कुल सही है। संसदीय समितियां अपना प्रतिवेदन सदन को अथवा अध्यक्ष को या सचिवालय में प्रस्तुत करती है। संसदीय समितियां अपना प्रतिवेदन प्रधानमंत्री को देती है, नहीं, प्रधानमंत्री का संबंध कोई संबंध नहीं है संसदीय समितियों से।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव की जांच करने वाली समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? यानी जब भी सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगता है तो क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि 2 तो होंगे न्यायाधीश और एक कोई न्यायवेता होते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे, एक अन्य न्यायाधीश होंगे और एक प्रतिष्ठित न्यायविद में उसमें शामिल होंगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम में। राजस्थान के पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के विस्तार में अंतर बताओ। यानी 826 और 869 में कितना अंतर है? अंतर निकाल दो, इसका उत्तर आ जाएगा। 826 और 869 में कितना अंतर है? 26 और 69, 3 का अंतर हो गया ना। 26 और 69 3 का अंतर हो गया, तो कितने 3 किसमें? ये 43 किलोमीटर का अंतर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे हैं। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे हैं, बिल्कुल सही है। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है, बिल्कुल। मालपुरा करो, सॉरी 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है। 56 का मैदान है वो माही बेसिन का भाग है। माही बेसिन का, माही नदी का भाग है। गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूभाग हैं, बिल्कुल सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और बारां के जिलों के मध्य स्थित है, ये भी सही है। केवल बी गलत है। एसीडी, एसीडी है क्या कहीं पर? अल्लाह, एसीडी है ही नहीं। देखो, करो हल, करो भाई, हल करो। अच्छा, क्या कह रहा है ये? मुकुंदरा की पहाड़ियां बारां में कहाँ आएगी? मुकुंदरा की पहाड़ियां तो कोटा और बूंदी के बीच में है, चंबल नदी के किनारे किनारे। ठीक है, ठीक है। ए और सी, ये 12 में नहीं है, कोटा, झालावाड़, कोटा और बूंदी के बीच में है मुकुंदरा की पहाड़ियां। यानी कोटा में जो चंबल नदी बहती है उसके किनारे किनारे स्थित है वो मुकुंदरा की पहाड़ियां, 12 में नहीं है। जो मुकुंदरा नेशनल पार्क है ना, वो कोटा में है, बूंदी में है, थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ में विस्तार हो जाएगा, लेकिन 12 में नहीं होगा। 12 एकदम किनारे चला जाता है। नदी की शाखाएं और नदी के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? मानसी और खारी, ये दोनों बनास की सहायक नदी है। कोठारी, मानसी, खारी, ये जो नदियां हैं, मेनाल, डूंड, ये सारी नदियां किसकी है? अपने किया था, बनास की है। उजाड़ और आहू काली सिंध की है। चाप और जाखम माही की है। सोम, अनास, चाप, जाखम, है ना, सोम, अनास, चाप, जाखम, ये सारी नदियां किसकी है? माही की है। मेज और सागी ये कहाँ है? चलो, मेज तो चंबल की सहायक नदी है, लेकिन सागी तो लूणी की सहायक नदी है, सबसे दक्षिण में, सबसे दक्षिण में लूणी की सहायक नदी है। तांबे की खाने दे रखी है। कुशलगढ़, सेनपरी, भगत का वास। भगत का वास कहां पर है बताओ? झुंझुनू में है क्या? नहीं है। भीलवाड़ा में है क्या? भीलवाड़ा में इतना तांबा ही नहीं है। कोटा में है क्या? कोटा में भी तांबा नहीं है। तो तांबा झुंझुनू और अलवर 2 में है, इसका उत्तर अलवर होगा। उत्तर क्या होगा? अलवर होगा। गलत युग्म का चुनाव कीजिए। जो युग्म दे रखे हैं उनमें से गलत युग्म का चुनाव करना है। कौन सा है वो युग्म है वो गलत है। गलत युग्म का चुनाव करना है। यानी गिर है वो गाय है, मगरा है वो भेड़ है। बीकानेर, नागौर और जैसलमेर की सीमा पर है। गिर गाय है वो, वैसे गुजरात की है गिर गाय, गिरनार में, काठियावाड़ क्षेत्र में पाई जाती है, और राजस्थान के दक्षिण में उदयपुर और उसके आसपास पाई जाती है, जहाँ इसको रेंडा कहते हैं।
और अजमेर में भी पाई जाती है, पाली जाती है, जहाँ इसको अजमेरा कहते हैं। गिर गाय जो दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है और डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है गिर गाय। मगरा है, ये भेड़ की नस्ल है, यानी गंगानगर हनुमानगढ़ में नाली नस्ल की है। फिर उधर शेखावाटी में आएंगे तो चोकला आ जाएगी। फिर इधर आ जाएंगे बीकानेर में आ जाए तो पूगल में पूगल नस्ल की भेड़ है एक, पास में मगरा नस्ल की भेड़ है। फिर आती है शेखावाटी, ये बकरी है, बिल्कुल है। सूरती, ये ऊंट नहीं है, सूरती है वो बफेलो है, भैंस है। ऊंट की कौन कौन सी है? ऊंट की बीकानेरी नस्ल है, कच्छी नस्ल है, अलवरी नस्ल है, पाल है, केरू है, गफड़ा है। पाल, केरू, गफड़ा। अब ये थोड़ा मैनेजमेंट का आ गया, स्कूल मैनेजमेंट के प्रश्न है इसमें, जो सामान्य जीके में नहीं है, वो स्कूल लेक्चर की तैयारी करने वालों के लिए है। कि एक नेता लोगों के मध्य कार्य का विभाजन करता है, ये नेतृत्व कौन से कार्य के अंतर्गत आता है? कौन सा आता है? मैनेजमेंट तो है, प्रबंधकीय है। अरे भाई सारा काम है, बांट दिया, तो इसमें कौन सी सोचने वाली बात है? प्रबंधकीय है। संस्थागत नियोजन में कि किस पक्ष में प्रार्थना सभा को सम्मिलित किया जाता है? शैक्षिक पक्ष में, सहशैक्षिक पक्ष में, भौतिक पक्ष में, अभिभावकीय पक्ष में? अब बताओ, प्रार्थना सभा में कोई शिक्षण कार्य होता है क्या? है? नहीं होता है। भौतिक पक्ष है क्या? नहीं है। अभिभावकीय है क्या? नहीं। सहशैक्षिक, सहशैक्षिक है, को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं ये। पर्यवेक्षण जो इस व्यवहार पर आधारित हैं, जैसे मैंने उससे ऐसा करने को कहा, मैंने उसको ऐसा करने को कहा, प्रेरणा दे रहे हैं, रचनात्मक कर रहे हैं, निरंकुश पर्यवेक्षण है या निवारक है? बता सकता है कोई? क्या होगा? मैंने उसको ऐसा करने के लिए कहा या मैंने उसको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया? निरंकुश है, मैंने उसको ऐसा करने के लिए कहा, ऑर्डर दिया जा रहा है। नीचे प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए: पारिश्रमिक, श्रम का विभाजन, नियंत्रण का विस्तार, अनुशासन, आदेश की एकता। हेनरी फ्योल ने सुझाए थे। हेनरी फ्योल का नाम सुना ही होगा, जिसने पोस्ट पब्लिकेट में पोस्ट कोर्ब का सिद्धांत दिया था, पोस्ट कोर्ब का सिद्धांत दिया था। तो पारिश्रमिक का, श्रम विभाजन का, अनुशासन का और आदेश की एकता का। दूसरा होगा नियंत्रण का विस्तार नहीं दिया उसने, ये हेनरी फ्योल का नहीं। ये आ गया। लुथिर गुलिक के द्वारा शिक्षा प्रशासन में प्रदत्त पोस्ट कोर्ब में डी का अर्थ है, डी का अर्थ है, पी का प्लानिंग होता है, ओ का क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है, एस का स्टाफिंग होता है, डी का डायरेक्शन होता है, सीओ का कोऑर्डिनेशन होता है, आर का रिपोर्टिंग होता है, डी का बी का बस्टिंग होता है। तो डी का क्या हो गया? निर्देशन हो गया, डी का निर्देशन हो गया। ये किसके अनुसार था? ये किसके अनुसार था? फ्योल का नहीं है, ये लुथिर गुलिक का दिया था। सबने दिया है कुछ न कुछ, लुथिर गुलिक के अलावा भी दिए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज है। समग्र शिक्षा योजना का उद्देश्य समान व समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह उद्देश्य किस सतत विकास लक्ष्य के अनुसार है? ये इंपॉर्टेंट है। ये जो सतत विकास लक्ष्य है, एसडीजी के अंतर्गत है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, लगभग हर एग्जाम में आता है। जो इकोनॉमिक सर्वे हैं
इकोनॉमिक सर्वे में ये दिया हुआ होता है लास्ट में, जो 10वां या 11वां टॉपिक होगा, अलग अलग समय पर कभी 10वां आता है, 11वां, ज़्यादातर 11वां ही है, उसमें आया हुआ है ये। और ये कौन सा है? SDG 4th में है ये, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा 4थे में है। एक पोर्टल है दीक्षा पोर्टल, जो टीचर लगे हुए हैं सेकंड ग्रेड, फर्स्ट थर्ड ग्रेड या L1 L2, उनको पता है दीक्षा पोर्टल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। दीक्षा पोर्टल, ये दीक्षा पोर्टल है जिसमें शिक्षकों का ऑनलाइन ट्रेनिंग होता है, शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। इसमें सारे शिक्षक दे चुके हैं इसमें ट्रेनिंग, अभी भी चल रही होगी या चलने के आदेश हो चुके होंगे। क्या है ये? इस पोर्टल के माध्यम से शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा देते हैं? नहीं, पोर्टल का उपयोग केवल अध्यापकों के द्वारा ही किया जाता है। बिल्कुल सही है। यह डिजिटल अवसंरचना को उसकी NCERT पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन के बाद ही एक्सेस नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना ही पाठ्य सामग्री संग्रहित शेयर नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है। तो B और D, पहला इंटरनेट चाहिए, उसमें सामग्री भी है, इसमें किताबें हैं, उसमें ट्रेनिंग है उसमें। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा कक्षा 10 व 12 में निर्धारित विषयों में कितने विषयों के चयन की सुविधा है? यानी हमें कितने विषयों को चयन, कितने विषय हम चयन की सुविधा प्राप्त हैं जो ओपन स्कूल है उसके अंतर्गत। ओपन स्कूल में कितने विषय ले सकते हैं हम? इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। देखो, जो स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये। अब देखना है, स्कूल मैनेजमेंट आपको करना है ना, तो स्कूल मैनेजमेंट के लिए जितने भी पुराने प्रश्न आए हुए हैं वो हल कर लो, आपके प्रश्न हो जाएंगे। 15 क्वेश्चन आते हैं तो 10-12 क्वेश्चन आपको हल हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे आपसे। तो इसमें कितने होंगे? 5 होंगे। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? राजस्थान पाठ्य पुस्तक बोर्ड औपचारिक रूप से कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1974। 1 जनवरी 1900, लिख लो इसको। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक बोर्ड कब अस्तित्व में आया? ये प्रश्न पूछ लेते हैं, जीके में भी आ जाता है कभी कभी ये प्रश्न, ध्यान रखना, जीके में भी आता है प्रश्न। 1 जनवरी 1974। निम्नलिखित में से RSCIRT ये वही है, पहले SIERT था जिसका नाम बदलकर RSCERT कर दिया गया। कौन सा नहीं है? तो शैक्षणिक ये है, इसका जनसंचार सेवा नहीं है, इसमें शिक्षा प्रभाग है, आयोजना प्रबंधन विभाग है, ये नहीं है इसमें। RT अधिनियम में उल्लेखित एक विद्यालय में मानक और मापदंडों के अनुसार 6ठी से 8वीं तक के लिए जो सेशन है वो कितना होता है, कितने घंटे का होता है? 6ठी से 8वीं तक का जो सेशन होता है वो कितने घंटे का होता है? इंपॉर्टेंट है। वैसे कहीं सीधा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आप तो टोटल जितने घंटा होता है उसको महीने से गुणा कर लो, फिर साल से गुणा कर लो, आ जाएगा 1000 शिक्षण घंटे होंगे।
1000 शिक्षण घंटे होंगे। इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। आरटी अधिनियम 2009 की धारा 19 व 25, धारा 19 और 25 के अनुसार, 19 और 25 के अंतर्गत मान और मानक के अनुसार यदि कोई विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संचालित हैं और उसमें 130 नामांकित विद्यार्थी हैं तो कितने अध्यापकों की आवश्यकता होगी? 130 है, अलग अलग मानक दे रखा है इसमें, तो 130 है तो वहां पर 5 अध्यापक होगा। 5 क्यों होंगे? क्योंकि 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होगा, 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना चाहिए, तो 120 है तो 5 होंगे। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू करने के लिए राजस्थान सरकार को जो नियम बना है उसका क्या नाम है? यानी इसके लिए राजस्थान सरकार ने कानून बनाया, उसको क्या नाम रखा गया? तो राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011। नाम तो एक जैसे ही है, वर्ष अलग अलग हैं। ये तीसरा होगा इसका, 2011 में बना था। ये लिख लेना, ये रीट में भी आए हुए प्रश्न है, ये रीट में भी काम आएंगे, आपके सेकंड ग्रेड में भी काम आएंगे, स्कूल लेक्चरर में भी काम आएंगे, और आगे आने वाले समय में जो डीओ की भर्ती होने वाली है, डीओ की सीधी भर्ती होगी, उसमें आएंगे शिक्षक ही, वहां पर भी ये काम आएगा। आरटी अधिनियम में राजस्थान सरकार के अनुसार वंचित समूह से संबंधित बालक से क्या तात्पर्य है? वंचित समूह से क्या तात्पर्य है? जो दे रखी है लिस्ट, उसमें वंचित समूह कौन से? 4 लाइनें दे रखी हैं अलग अलग, तो उसमें वंचित समूह कौन सा है बताओ? अनाथ, बिल्कुल। युद्ध वीरांगनाओं के बच्चे, बिल्कुल। माता पिता जिनके जो कैंसर या HIV से प्रभावित है, बालक या जिनके माता पिता अथवा अभिभावक कोई भी रोग से प्रभावित व्यक्ति है, नहीं, कोई भी रोग नहीं, ये तीनों सही है। कोई भी रोग तो अब सामान्य रोग हो ही जाता है, टीबी हो जाती है, एजा हो जाता है, बीपी है, शुगर है, ये सामान्य बीमारी है। कोई भी रोग नहीं, ABC तीनों होंगे। हाँ, नहीं, हाँ, ये सारे के सारे वंचित समूह में आएंगे। वो जो अधिनियम है, अधिनियम पढ़ना, परिभाषा शब्दावली दे रखी होगी, उसमें दे रखे होंगे। आरटी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कार्य विद्यालय प्रबंध समिति का नहीं है? कौन सा एक कार्य है वो विद्यालय प्रबंध समिति का नहीं है? हाँ, यहाँ जो L1 के जो बैठे हैं वो बता सकते हैं, L1 के बैठे हैं जो बता सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक अमावस्या को या अमावस्या के दिन या सरकार के निर्देशों के अनुसार SMC और SDMC की बैठक होती है। विद्यालय की विकास योजना तैयार करना, बिल्कुल। विद्यालय खुलते ही सबसे पहले प्रस्ताव तैयार किया जाता है, इसकी मीटिंग बुलाई जाती है, और मीटिंग बुला करके आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में या करंट जो वित्तीय वर्ष है उसमें कौन कौन से कार्य होने वो होते हैं। यह सुनिश्चित करना कि अध्यापक धारा 24 के अधीन निर्दिष्ट अपने कर्तव्य पालन करता है कि नहीं करता है, अध्यापन का कार्य करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। विद्यालय में कार्यकारिणी को मॉनिटर करना, हाँ, वो देख सकते हैं कि कार्यकारिणी जो एग्जीक्यूटिव है वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अनुदान जारी करना, अनुदान कैसे जारी करेगा? अनुदान ये कैसे जारी करेगा? इनके पास अनुदान है ही नहीं, पैसे है नहीं, कैसे जारी करेगा?
अब वापस करंट के प्रश्न आए, करंट के रास्ते इंडिया जीके का आए प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। कौन, देख 4 किताबें दे रखी है, इसमें से कौन सी किताब है जो गुप्त काल में रची गई है? गुप्त काल में रची गई थी। चंद्र व्याकरण गुप्त काल में रची गई है। हाँ, बंगाल की व्याकरण है ये। काव्य मीमांसा नहीं, चंद्रशेखर की है, राजशेखर की है। व्रत कथा सोमेश्वर की है, स्वपन वासुदत्ता 12वीं की है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, चंद्र व्याकरण। जहांगीर महल, जहांगीर महल निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? जहांगीर महल किस किले में स्थित है? जहांगीर के महल कहाँ होंगे? जयपुर, दिल्ली में तो नहीं होंगे। अजमेर में नहीं, इलाहाबाद में नहीं, लाहौर में नहीं, आगरा के किले में। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की भूमिका नहीं थी? यानी जो HRSA था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ की भूमिका निम्नलिखित में से किस में नहीं रही है? सॉन्डर्स की हत्या रही है। काकोरी, इसमें मास्टर सूर्यसेन का नाम है, और सूर्यसेन में इस संघ का उद्देश्य नहीं रहा है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में बम फेंकना, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के द्वारा बम फेंका गया। इरविन की रेलगाड़ी को उड़ाने में भी इनकी भूमिका रही है। काकोरी को कांड हुआ था 1930 के आसपास हुआ था, वो उसमें इसकी भूमिका नहीं है। आजाद हिंद फौज का गठन जापान में हुआ। वैसे तो जो मुख्य जो विचार है वो वही से आया। प्रारंभिक चरण में उसे संबंधित था कौन थे? रास बिहारी बोस थे, जो जापान में थे। 1914-15 में यहाँ से जो हॉर्डिंग बम कांड हुआ, उसके बाद यहाँ से वो चले गए थे, जापान चले गए थे, और वहीं पर उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आजाद हिंद फौज के गठन की रूपरेखा तैयार की थी। विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सारा कर चुके अपन, व्यक्तित्व किए थे, बताओ देखें विपिन चंद्र पाल के बारे में कौन सा सही है? बांग्ला भाषा में एक पाक्षिक पत्रिका कौमुदी जारी किया, सही है। उन्होंने लाहौर में प्रकाशित होने वाले ट्रिब्यूनल में संपादकीय विभाग में भी काम किया, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? इनके बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ देखें। अंतरिम सरकार में बहु प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसे किसी भी समझौते से इनकार किया जो रक्षा और विदेशी संबंध भारत सरकार को नहीं सौंपता है। ब्रिटिश सरकार से ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जिसमें वो रक्षा और विदेशी मामले भारत को नहीं सौंपता है। विलय पत्र पर प्रारूप तैयार करने में सहयोग किया और सभी रियासतों को स्वीकार करना था, बिल्कुल सही है। वह गवर्नर जनरल के संवैधानिक सलाहकार थे, नहीं थे, सलाहकार नहीं थे। ये प्रश्न अभी मैंने पिछला जो पेपर हल किया था उसमें भी प्रश्न आया था, ये नील रत्न वाला आया था ये प्रश्न।
कि नील रत्न का जो संबंध है, मतलब नील रत्न ने किसका खनन किया था, उत्खनन किया? आहड़ का नहीं, गणेश्वर का नहीं, कालीबंगा का नहीं, बैराट का किया। नील रत्न बनर्जी के द्वारा किया गया, नील रत्न बनर्जी के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका, ऐसा प्रश्न रिपीट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आहड़ में तो रतन चंद अग्रवाल, और कालीबंगा में सबको पता ही है, अमलानंद घोष, काकलिया, बीबी लाल। निम्नलिखित में से किस शासक को रोहिल्दी कहा जाता था? मैंने बताया था, ये सारे के सारे प्रतिहार वंश के शासक हैं। हरिश्चंद्र, रजिल, नागभट्ट प्रथम और मथनदेव अलवर में था। हरिश्चंद्र को कहते हैं रोहिल्दी। कानड़देव का मुख्यमंत्री कौन था? कानड़देव का मुख्यमंत्री देखो, देवड़ा सुल्तान, ये तो सिरोही का शासक था, महाराणा प्रताप और अकबर का समकालीन, महाराणा प्रताप और अकबर का समकालीन शासक था ये। जैता देवड़ा छोड़ दो। विक्रमदेव पद्मनाभ, ये कानड़देव का दरबारी था, कानड़देव का दरबारी था, कवि था जिसने कानड़देव प्रबंध लिखा था। उत्तर होगा जैता देवड़ा, जैता देवड़ा है जो उसका कानड़देव का मुख्यमंत्री था। राणासांगा की छतरी कहां पर है? देखो, कालपी उत्तर प्रदेश में है, जहां पर राणासांगा को घायल होने के बाद ले जाया गया और मृत्यु हुई, और फिर उनको मांडलगढ़ लाया गया, और मांडलगढ़ में इनकी छतरी है। चित्तौड़गढ़ एरिकपुर में कोई संबंध नहीं है क्षत्रिय स्मारक का। 1857 की क्रांति के समय शिवनाथ ने भूमिका निभाई थी, वह निम्नलिखित में से किस ठिकाने के थे? शिवनाथ मारवाड़ के थे। गुलर, सलुम्बर और कोठारी को छोड़ दो, ये मेवाड़ के ठिकाने। तो जो शिवनाथ हैं वो, यानी जब खुशहाल सिंह चंपावत मेवाड़ चले गए थे, उस दौरान पीछे क्रांति का जो नेतृत्व है वो शिवनाथ सिंह जी ने किया था, और वो आसोप के ठाकुर थे। राजस्थान का प्रथम, ये अपने साहित्य किया था तब, साहित्य ने अखबार किए थे तब अच्छे से किए थे। राजस्थानी भाषा का पहले ही बता दिया कि इसका उत्तर क्या होगा। राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र, आगीबाण या अग्निबाण, जो जयनारायण व्यास का था, तो ये इसका उत्तर है। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, आप अच्छे से इनको पढ़ना, हो सके तो नोट कर लेना, ऐसे प्रश्न आते हैं। और वैसे अपन जो क्लास टेस्ट ले रहे हैं उसमें भी ये टेस्ट, इस प्रकार के टेस्ट ले रहे हैं अपन। और जो YouTube से मेरे कनेक्ट हैं, वो अगर चाहते हैं कि इसी प्रकार के टेस्ट हो ऑनलाइन टेस्ट फॉर्म में, यहाँ तो मैं व्याख्या करके हल करवा रहा हूँ, वहाँ टेस्ट फॉर्म में है। RPSC के पुराने पेपर, मेरे बनाए हुए पेपर, मेरे क्लास के टेस्ट पेपर, सारे के सारे वहाँ पर मेरे ऐप पर उपलब्ध हो जाएंगे आपको। लगभग 12-15 हज़ार के आसपास प्रश्न हैं, पुराने आए हुए सारे प्रश्न हैं। यहाँ तो हल करवाते टाइम लगेगा, धीरे धीरे करूँगा मैं इसका, वो भी कर सकते हो। और मेरी जो ऑफलाइन क्लासें चलती है राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की, वो भी आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पर ऐप के द्वारा, और उसमें पूरा कोर्स है। एक बार अगर कोर्स कर लिया, उसको ज्वाइन कर लिया, उसको अच्छे से समझ लिया, नोट्स बना लिए, उसके बाद आप राजस्थान का कोई भी प्रश्न आपके उस बुक से, उस किताब से, उस रजिस्टर से बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो 50 में से आराम से आपके 45 क्वेश्चन उसमें से कवर हो जाएंगे। 45 कम से कम हैं, तो 2-3 प्रश्न ही होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस यानी आउट ऑफ बुक होंगे, आउट ऑफ नोट्स होंगे, क्योंकि RPSC हुआ या अधीनस्थ सेवा बोर्ड
दो दो एक प्रश्न तो ऐसे देता ही है जो कहीं नहीं होते हैं, जो नए होते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन आगे पेपर हल करते रहेंगे।